Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए कमर कसे म्यूचुअल फंड पर दाव लगाइए। योर मनी आपको बताएगा 20 साल में महंगाई का सामना कैसे किया इक्विटी बाजार ने। शुरुआत से लेकर अब तक वो कौन से फंड रहे जिन्होंने नहीं किया आपको निराश। क्यों सोने से बेहतर है इक्विटी। योर मनी पर हम आपको देंगे शानदार फंड के नाम जो लंबी रेस में बनेंगे आपके साथी। पूछिए अपने सवाल हमसे फेसबुक पर लाइव। निवेश का एक ही मकसद होता है आपका भविष्य सुरक्षित रखना। आपके तमाम अहम लक्ष्य तब पूरे होंगे जब आप जीवन की फॉरवर्ड प्लानिंग करेंगे और इसमें महंगा होने वाली कमाई को खा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप निवेश के विकल्प को न सिर्फ अपनी जोखिम उठाने वाली क्षमता के अनुसार खोजें बल्कि उसमें अनुशासन और निवेश को बढ़ाने की कोशिश भी लगातार करते रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मेरे साथ योर मनी पर हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल। स्वागत है आपका पंकज जी। तो शुरुआत तो हम करेंगे महंगाई से और महंगाई को मात देने वाली म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस से। पिछले अगर 20-30 साल की अगर हम बात करें, एसेट क्लासेस अगर हम देखें, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी बाजार, इन सब ने से सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न अब तक निवेशकों को महंगाई से कंपेयर करना चाहूं तो म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। या उसके अलावा अगर मैं कहूं तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास पूरे इक्विटी ने यहां पर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है और क्यों महंगाई जैसी चीज को जो लगातार सर उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है इसको मात दे पाया है इक्विटी। देखिए, इक्विटी क्योंकि बिजनेस है, आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी स्टॉक आप बाई करते हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी जिस स्टॉक में निवेश करती है वो ये सोच के ही करती है कि अच्छा स्टॉक है तो अगर अच्छी कंपनी में निवेश किया जा रहा है तो प्रॉफिट अच्छा ही होगा। दूसरी बात ये होती है कि जब भी महंगाई होती है, अब महंगाई होती है उसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम हो रही है तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। कंपनी की आपकी प्रॉफिट जो है उस कंपनी का वो कम नहीं होता है। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी में तो आपका प्रॉफिट भी कम नहीं हो रहा है। तो बिजनेस में निवेश करने से क्या है कि जब भी तेजी होगी आपको पैसा मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि एक फिक्स रिटर्न ही होता है, उसके ऊपर जाने की उम्मीद ही नहीं है। अगर आपने मान लीजिए एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट लिया या उसी बैंक का शेयर लिया, लेकिन अगर बैंक को प्रॉफिट ज़्यादा भी हुआ तो आपके एफडी का इंटरेस्ट नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो बिल्कुल आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर कंपनी का मुनाफा ज़्यादा है तो आपको भी प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने की हमेशा उम्मीद रहती है। बिल्कुल। तो योर मनी आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर रहा है जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अगर हम 20 साल कंपेयर करें 1998 से लेके अब तक महंगाई किस तरह से बढ़ी है और उसके मुकाबले आपको इक्विटी में किस तरह का रिटर्न मिला है। 1998 में देखिए अगर मैं 15% के आसपास महंगाई पकड़ूं तो -18% के आसपास का आपको रिटर्न दिया है। लेकिन उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो महंगाई 2007 में लगभग 5.5% थी तो उसके एवज में उसके कॉम्पिटिशन में 53.18% 53% का ऑलमोस्ट आपको रिटर्न दिया है इक्विटी ने। और साथ ही अगर आप 2017 की बात करें अब तक 4% की महंगाई पे आपको लगभग 29% का रिटर्न दिया है इक्विटी ने, इक्विटी एज एन एसेट क्लास में। तो आपके निवेश में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि आपके पैसे की वैल्यू में भी वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब मैं इसी की तुलना करना चाहती हूँ सोने के साथ, क्योंकि सोना हम सबको पसंद है, हम सब इसमें निवेश करते हैं, इंडियंस को बहुत ही प्यार होता है इस एसेट क्लास से। लेकिन इसने भी अगर हम 10-20 साल की अवधि पकड़े तो इक्विटी को बीट नहीं किया है। देखिए, बहुत दूर है इक्विटी से। तो इक्विटी के मुकाबले में तो आप रियल एस्टेट को थोड़ा लेके चल सकते हैं जहां पर लंबी अवधि में आपने देखा होगा कि कुछ फायदा हुआ है, बट गोल्ड तो काफ़ी पीछे है। दूसरी बात यह है कि गोल्ड में कुछ ही साल रहे हैं जब हमने देखा है कि इक्विटी के मुकाबले में गोल्ड के रिटर्न बेहतर रहे हैं। अभी आप जब चार्ट देख रहे थे तो चार्ट में देखा होगा कुछ सालों में इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं हमेशा बोलते हैं लंबी अवधि, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप लंबी अवधि में देखेंगे कभी कम भी रिटर्न हुआ है, बट एवरेज अगर देखें तो इक्विटी के काफ़ी ज़्यादा है। गोल्ड में देखिए सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होता है, अगर रुपया कमज़ोर होता है
और हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ मुनाफा हो गया है, वो सिर्फ क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो हम गोल्ड के लिए खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा रेट दिखाई दे रहा है। बट ये बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगा। तो गोल्ड के रिटर्न्स ये कुछ समय में दिखाई देते हैं, कभी थोड़े बेहतर होते हुए, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके रिटर्न हमेशा बेहतर रहे और आगे भी बेहतर रहने की ही उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो अपने पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में 5 से 10% तक का आप कॉम्पोजिशन या एक्सपोजर सोने में रख सकते हैं। चाहे आप गोल्ड बॉन्ड के जरिए वो रखें, गोल्ड फंड के जरिए रखें, या अगर आप ETF में निवेश करना चाहते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, अगर हम सेंसेक्स से इसकी तुलना करें तो 20 साल में जहाँ पे सेंसेक्स ने 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, सोने ने 10% लगभग रिटर्न दिया है। 10 साल की अगर मैं बात करूं, 10.4% सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है, वहीं 5.82% सोने ने रिटर्न दिया है। 3 साल में आप देखिए, सेंसेक्स ने अगर 10 साल, क्योंकि यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत बड़ा है, इसीलिए 10% अगर एनालाइज रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है तो लगभग 4.5% का आपको सोने से रिटर्न मिला है। पिछले 1 साल में हमने देखा है 16% अगर सेंसेक्स रिटर्न दिया है तो 6.5% का रिटर्न सोने से आपको मिला है। तो हम इसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन क्यों कहते हैं, अगर यहाँ पे इक्विटी इसको मात दे रही है तो? हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कंपेयर नहीं कर रहे हैं इक्विटी के साथ में। हम सिंपल बोल रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सोने का भाव भी बढ़ रहा है, तो आपका हेज हो गया। मतलब सीधी सी बात है, अगर चीजें सब महंगी हो रही हैं तो सोना भी महंगा हो रहा है, क्योंकि कमोडिटी है। तो इससे यह है कि महंगाई के सामने सोना महंगा हुआ, आपने सोना बेचा और आप प्रॉफिट कमा लिया। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन सिर्फ वहां तक सीमित है, इक्विटी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, एक और चीज मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं दर्शकों को कि कैसे कंपाउंडिंग का फायदा होता है, और ये कंपाउंडिंग ही एकमात्र चीज है जिसकी वजह से आपको बढ़ती हुई महंगाई में काफी फायदा मिलता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि महंगाई जो सर उठा रही है उसको ये चीज मात दे सकती है। कंपाउंडिंग ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये निवेश कर रहे हैं और वो बढ़कर 110 रुपये हो जाते हैं, तो अगली बार आपका 110 रुपया, 100 रुपया जो प्रिंसिपल है वो भी, और उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है 10 रुपये की, दोनों ही अगली बार एक साथ बढ़ेंगे। तो ऐसे ही ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ ऐड होती जाएगी। जितना लंबी अवधि होगी उतना ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं, ये आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाई देगा। आप लॉन्ग टर्म की बात कीजिए तो आपको ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ जुड़कर ये बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो हमेशा जब भी निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म सोचिए ही मत, हमेशा ये मत देखिए इक्विटी की तो स्पेशली हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। कई बार आप रिटर्न्स बहुत कम दिखाई देते हैं और लोग सवाल पूछना चालू कर देते हैं कि क्या करें, क्या निकल जाए यहाँ से। तो आप हमेशा ये देखिए कि पास्ट में भी अगर हम आज देख रहे हैं कि सेंसेक्स 34,000 पे है, तो ये 100 पॉइंट से बढ़कर यहाँ पर आया है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गया है। कई बार ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसके लिए उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसमें बने रहें, तभी आपको फायदा होगा। और लंबी अवधि में जितनी लंबी अवधि होगी उतना ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाई देगा। बिल्कुल, खास बात यहाँ पर यह है कि हम आपके लिए वो दमदार फंड्स भी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत से ही, मतलब जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अब तक बाजार को बीट करने वाले बेहतरीन रिटर्न्स भी दिए हैं। वो तमाम फंड्स के नाम भी आपको हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में कोटक क्लासिक इक्विटी, ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे जब से ये लॉन्च हुआ है 13% का यहाँ पे इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है, और 5 साल में आप देख सकते हैं 16% के आसपास का रिटर्न दिया है इसने। साथ ही एडलवाइस का यहाँ पर लार्ज और मिड कैप फंड है, इसने भी 2007 में शुरुआत होकर 11% तक का रिटर्न दिया है अब तक। और अगर हम मिड कैप कैटेगरी में आए तो यहाँ पर एडलवाइस का मिड कैप फंड है, L&T मिड कैप है, और आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड भी शामिल है। मल्टी कैप में प्रिंसिपल ग्रोथ फंड है, और टाटा इक्विटी PE भी है। ये रेगुलर प्लान्स है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम रिटर्न ज़्यादा देख रहे हैं, जबकि हम उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट प्लान में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, लेकिन रेगुलर प्लान्स है ये सारे। इन्होंने कैसे बीट किया है अब तक महंगाई को और बाकी तमाम एसेट क्लास को, और इनफैक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने पीयर्स को भी? देखिए, ये तो फंड मैनेजर के स्किल है कि उन्होंने जो स्टॉक चुने वो ऐसे चुने कि वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिला। यही एक इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी आप फंड सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका पोर्टफोलियो कैसा है। जहाँ पर एक्सपेंस कम होगा तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, पोर्टफोलियो अच्छा होगा और ये ध्यान में रखकर किया होगा कि लंबी अवधि में यहाँ रिटर्न अच्छे मिलेंगे, तभी निवेशक को फायदा होगा। कई बार निवेशक सवाल देखते हैं कि कुछ सेक्टोरल फंड हैं या थीमेटिक फंड हैं,
एक पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। आज जिस फंड की हम बात कर रहे हैं ये ऐसे फंड हैं जहां पर कंसिस्टेंसी है। आप किसी पर्टिकुलर पीरियड की अगर बात करें 1 साल 2 साल, तो इससे बेहतर भी फंड आपको दिखाई देंगे जिनका प्रदर्शन इनसे काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन ये फंड कुछ ऐसे हैं जहां पर कंसिस्टेंसी है। आप पिछले 10 साल की अगर बात करें, सभी फंड ऐसे हैं जो कि 2007 2008 या उससे पहले लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो आप ऐसे कंपेयर ना करें कि इसके मुकाबले में ऐसे बहुत सारे फंड होंगे कुछ सेक्टर के जिसके पर्टिकुलर 1 साल में 2 साल में रिटर्न बहुत बेहतर होंगे। लेकिन निवेशक को कंसिस्टेंसी हमेशा देखनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि अनुशासन आपको बरतना होगा अपने निवेश में, तब जाके ही आप मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत दर्शक हैं जो हमें फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर आप हमें टीवी पे देख रहे हो या लाइव देख रहे हो फेसबुक पे, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम इस वक्त तो एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जल्द लौटते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, लाइव देंगे फेसबुक के दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें। योर मनी में अब जुड़ते हैं दर्शकों के सवाल, और बहुत सारे दर्शक अपने पोर्टफोलियो के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं। झटपट उनके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सनी का सवाल लेना चाहूंगी, जिन्हें 2 लाख रुपए निवेश करने हैं। 2 फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड और L&T मिड कैप फंड। एक में 15,000 रुपए एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं और एक में 5,000 रुपए। पूछ रहे हैं कि जब गिरावट हो इन फंड्स में, इनकी परफॉर्मेंस में, तब निवेश करने में समझदारी है, क्या इन्हें रुकना चाहिए? नहीं, रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो निवेश कर दीजिए। आप बस ये कर सकते हैं कि उसको एक साथ करने के बजाय थोड़ी किस्तों में कर लीजिए। आप स्टैगर्ड मैनर में निवेश कर सकते हैं। आप STP का सहारा ले सकते हैं या वैसे भी आप डिसाइड कर लीजिए हर हफ्ते या हर 15 डेज में उसको डिवाइड करके निवेश कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी अनिल कुमार सारस्वत का, और इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल पूछा है हमसे। अगले 2 महीने में SIP के जरिए निवेश की शुरुआत करेंगे, 2,000 रुपए निवेश करने हैं और लंबी अवधि का ही नजरिया है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? एक लार्ज कैप फंड रखिए और एक वैल्यू फंड। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, और आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है। इन 2 फंड में आप SIP स्टार्ट कीजिए। अमनदीप पूछ रहे हैं कि बेस्ट मल्टी कैप फंड कौन सा है अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो? देखिए, फंड तो बहुत सारे हैं, बट SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इसमें कंसिस्टेंसी है, काफ़ी समय से अच्छा प्रदर्शन है, इसमें आप निवेश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सचिन सातरकर का सवाल है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न किस तरह के फंड्स में बेहतर होते हैं, लिक्विड फंड, आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड में तो टैक्सेशन सेम है। आर्बिट्राज जो है वो इक्विटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको 10%, वो भी 1 लाख के ऊपर एक्सीड होगा अगर आपका कैपिटल गेन, तब उस पर लगेगा। तो अगर आप कंपेयर करें, आर्बिट्राज फंड में आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न बेहतर होंगे। लेकिन क्या मुझे म्यूचुअल फंड्स में इस नज़रिए से निवेश करना चाहिए कि मुझे पोस्ट टैक्स रिटर्न बेहतर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे इसकी चिंता बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें देखना ही चाहिए, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी मायने रखते हैं? लेकिन आप अगर बात कर रहे हो कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और आर्बिट्राज, मतलब सेम कैटेगरी के ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं, जहाँ पर रिटर्न से ज़्यादा आपको अपने कैपिटल की चिंता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आर्बिट्राज एक बेहतर चॉइस हो सकती है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हैं सुबह लक्ष्मी, और पूछ रही हैं कि इन्हें जो है नई SIP शुरुआत करनी है अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए, और 2 साल की फ़िलहाल इनकी बेटी है, और अच्छे फंड्स जानना चाहती हैं जो बेटी की पढ़ाई के लिए ये निवेश कर सकें। उसमें 3,000 रुपये हर महीना ये निवेश करना चाहती हैं। अगर आप एक ही फंड की बात कर रहे हैं तो फिर आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर, अगर आप एक ही फंड की बात कर रहे हैं तो फिर आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड में आप निवेश कर लीजिए। ये एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है। अगर डिवाइड करना है इसमें तो आप साथ में एक मिड कैप फंड, जैसे भी एडलवाइज मिड कैप फंड है, इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत दर्शक यहाँ पर, एक नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत दर्शक हमें सवाल पूछ रहे हैं सेक्टर फंड्स में, और इंफ्रा सेक्टर कैसा है अगर किसी तरह के फंड में निवेश करना हो तो? अगर आप सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इंफ्रा में, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये होती है कि अगर नए निवेशक हैं तो आप पहले डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, और वो भी मल्टी कैप कैटेगरी में, जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप सभी तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहाँ पर आप निवेश की शुरुआत करें। थोड़ा सा एलोकेशन करना है अगर आपको 10-20%, और आपको मालूम है एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, तभी आप सेक्टरल फंड में जाएं। चलिए, बहुत दर्शकों के सवाल हमें आ रहे हैं, और कई दर्शकों को यहाँ पे
करोड़पति भी बनना है तो देंगे उन्हें इसका नुस्खा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब देते हैं जो आप हमें पूछ रहे हैं फेसबुक पर। रुचिर काकेर का सवाल है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एग्रेसिव फंड जैसे कि स्मॉल कैप फंड डिविडेंड ऑप्शंस के साथ, या किसी लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए ग्रोथ ऑप्शन के साथ? देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप फिर मल्टी कैप में जाइए। स्मॉल कैप कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप मल्टी कैप फंड में निवेश कीजिए और SIP के जरिए बढ़ाते जाइए। मंत्र यही है कि बस लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए और रेगुलर करते रहिए। लेकिन जो ऑप्शंस पे इन्होंने सलाह मांगी है आपसे, कोई भी अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहें तो मेरे ख्याल से सीधा ग्रोथ ऑप्शन में निवेश करने में समझदारी है। ग्रोथ ऑप्शन बेटर है आपके लिए, क्योंकि डिविडेंड तो तब है अगर आपको कुछ डिविडेंड चाहिए और लिक्विडिटी की जरूरत होती है। और आप तो टैक्स के लिहाज से हम बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन इक्विटी में बेहतर विकल्प है। ओके, तो रुचिर उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। मनोज कुमार जी पूछना चाहते हैं, इन्हें बनना है करोड़पति, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और अपने को समय दे रहे हैं 15 साल का, और कितना निवेश आप कर पाएंगे उसकी जानकारी आपने हमें नहीं दी है, लेकिन कहाँ निवेश करूँ ये पूछ रहे हैं। एक रफ फिगर फॉर 1 CR कितना निवेश करना होगा हर महीने? देखिए, आप शुरुआत जो भी हो सके, क्योंकि आप 10,000 से शुरुआत कीजिए, अच्छी बात है, समय के साथ में उसको बढ़ाते रहिए। और दूसरी बात यह है साथ में कि अगर 15 की बात कर रहे हो तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक मल्टी कैप, 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके जो करना है उसका उद्देश्य ये है कि ग्रोथ हो, तो इक्विटी में निवेश कीजिए और साथ में समय के साथ बढ़ाते जाइए। क्योंकि इनकी क्षमता निवेश की कितनी है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हो सके आपको शुरू करना चाहिए। फिर भी अमूमन 15 साल में 1 करोड़ कमाने हो तो कितना करना चाहिए निवेश हर महीना? 10,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और रोहित नीमा का सवाल मैं लूँगी। इन्होंने मल्टी कैप और मिड कैप, लार्ज कैप में निवेश तो किया हुआ है, साथ ही अपना कुछ पैसा सेक्टोरियल फंड में भी डाला हुआ है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाई तो किया है आपने, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कैसी है पूछ रहे हैं। देखिए, अभी सेक्टर फंड में अगेन कितना करना चाहिए अगर सवाल है तो 5-10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और वो भी एक सेक्टर पता होना चाहिए कहाँ पे आप करना चाहते हैं। ऐसा, क्योंकि जिस फंड में आप करते हैं अगर डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें भी तो वो सेक्टर रहेगा, तो यहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाता है। बट अगर आप किसी वजह से समझते हैं कि नहीं, वो सेक्टर जो आप चाहते हैं उसका प्रदर्शन पूरे मार्केट के रिटर्न से काफ़ी बेहतर होगा, तब आप कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह हमेशा ये होती है, क्योंकि हमारे शो में जो दर्शक क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा करके एक किसी उद्देश्य से, एक गोल अचीव करने के हिसाब से आप निवेश करते हैं, तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के सहारे आगे बढ़िए। चलिए, साधना सिंह जी का सवाल है मैं लूँगी आखिर में, और 30 सालों के लिए स्मॉल कैप फंड या रिकमेंडेशन चाहती हैं इस पर? 30 साल तो बहुत लंबा वक्त है, यहाँ पे तो स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। हाँ। और समय के साथ वो लार्ज कैप बन जाएंगे। आप रिलायंस स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, या फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में कर सकते हैं, ये अच्छे फंड्स हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवाल के जवाब हमने दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आज का बता TH पे आप ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर अपना सवाल इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे पेज पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह ज़रूर डालिएगा। नमस्कार।